हेलो स्टूडेंट्स, मैंने डायनेमिक्स का पहले 9.1 कंप्लीट करवा दी है। आज मैं उससे आगे करवाने जा रहा हूँ। 9.1 के बाद कुछ टॉपिक है आज और डेफिनेशन वो दोनों करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है एप्स की, फिर उसके बाद अपसीडल की, अपसीडल डिस्टेंसेस आ जाएंगे। सबसे पहले एप्स पढ़ते हैं, वो क्या होंगे। An apse is a point on a central orbit at which the radius vector drawn from center of force to this point, center of force to this point has a maximum और मिनिमम वैल्यू। इसमें बोला गया कि एप्स एक ऐसा पॉइंट है किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट में, जब एक रेडियस वेक्टर सेंटर ऑफ फोर्स से उस पॉइंट पे ड्रा किया जाए तो उससे हमें या तो मैक्सिमम वैल्यू मिले या फिर मिनिमम वैल्यू मिले, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम एप्स कहेंगे, ठीक है। जो मैं ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो ये वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू कौन सी, कि सेंटर ऑफ फोर्स को उस ऐप से लिंक करने के बाद जो डिस्टेंस है हमें या तो मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले। जो ये मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस की मैंने बात की, उसको हम एप्सिडल डिस्टेंस कहते हैं। वर्ड यूज़ किया गया क्या, एप्सिडल डिस्टेंस, ठीक है। द डिस्टेंस between an apse and the center of the force is called apsidal distance। और दो एप्सिडल डिस्टेंस के बीच में जो एंगल बनेगा, दो कंसेक्यूटिव एप्सिडल डिस्टेंस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एप्सिडल एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन है। अब एप्स पे एक थ्योरम है, ये बता देते हैं। एट एन एप्स द पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एप्स पर जो भी पार्टिकल मूव करता होगा वो रेडियस वेक्टर से राइट एंगल पे होगा, ठीक है। या फिर ये कह लो, एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो रेडियस वेक्टर है वो टेंजेंट के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, किसमें, एप्स पे, ठीक है। तो हम कुछ एक बातें इसके अंदर प्रूव करेंगे। वैसे तो राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसे करता हूँ, जैसा कि आप ये बात जानते हो कि u को हम 1/r लिखते थे, ठीक है। तो उस समय जो r है देखो ना, r क्या है, r इसके अंदर एप्सिडल डिस्टेंस है। और एप्सिडल डिस्टेंस अब की बार क्या है, या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर ये वैल्यू है इसका मतलब ये फिक्स है। फिक्स है तो हम क्या कहेंगे कि du/d थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट माना जाएगा। तो हम इसको यूज़ किया करेंगे एट एन एप्स, किसी भी एप्स में du/d थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। एक रिज़ल्ट हमने और यूज़ किया था, ये मैंने रिज़ल्ट पता है कब यूज़ करवाया था, जब मैंने पैडल फॉर्म करवाई थी, ठीक है। पैडल फॉर्म मैंने करवाई थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की। तो उस टाइम पे जो इसकी स्टार्टिंग की थी वो कुछ ऐसे की थी, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ du/d होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत इससे की थी मैंने, ध्यान होगा आपको, उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अब इसका यूज़ क्या वो बता देते हैं। जो u आप 1/r लेकर चल रहे हो, ठीक है,
इसका अगर सिंपली डेरिवेटिव करते एट एन एप्स के लिए नहीं, सिंपल डेरिवेटिव करते तो डी यू बाई डी थीटा वैसे हमें पता क्या मिलता, -1/r² डी आर बाय, सॉरी यहाँ आर आना था, ठीक है, डी आर बाय डी थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम इसको पुट करें तो वैल्यू क्या आई, इसकी जगह यहाँ पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या बनेगी 1/p² विच इज़ इक्वल टू u², और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो वैल्यू क्या आ गई डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। आपके मैथ में ये रिज़ल्ट डायरेक्ट यूज़ किया गया है, मैंने सिर्फ इसको डिराइव करके बताया है कि ये वैल्यू आई कैसे है, ये रिज़ल्ट ये लेके कैसे आए हैं, ठीक है। बाकी इसको एप्स से लिंक नहीं करना, क्योंकि इसको हम इसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं कुछ इस वे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यूज़ कर सकते हैं कि डी यू बाई डी थीटा की तो वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो 1/p² किसकी इक्वल हो जाएगा u² के, और u² की वैल्यू क्या है 1/r², तो 1/p² विच इज़ इक्वल टू 1/r², तो p² इक्वल टू r², तो p की वैल्यू क्या आ गई r, डिस्टेंस है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो प्लस माइनस नहीं लेंगे, तो p मैंने ध्यान होगा पिछले लेक्चर में बताया था, p क्या होता था r sin phi, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू r, या फिर ये कहें sin phi इक्वल टू 1, तो phi क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री, सो ये एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि जो एट एन एप्स है रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट रहेगा, ठीक है, विच इज़ एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा। उसके बाद एक टॉपिक और है, एक थ्योरम इसके बाद और आती है, वो थ्योरम क्या है पहले उसको रीड आउट करता हूँ फिर उसका प्रूफ बताते हैं, ठीक है। थ्योरम ये है, इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन f is a single valued function of the distance, every apse line divide the orbit into equal and symmetrical portion and there can be only two apsidal distances। मीनिंग ये कहा गया है कि अगर कोई भी सेंट्रल एक्सेलरेशन f लेकर चलें जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग ये होगा कि एक वैल्यू पे आंसर भी एक ही आए, ठीक है, मतलब एक वैल्यू पुट करने पर आंसर एक से ज़्यादा नहीं आए, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, ठीक है। वो डिस्टेंस के सिंगल वैल्यूड हमें गिवन है, तो हमें ये बताना है कि हर एक ऐप लाइन ऑर्बिट को इक्वल और सिमेट्रिकल पोर्शन में डिवाइड करेगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही अपसिडल डिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा अपसिडल डिस्टेंस ड्रा होंगे तो वो पिछले वाले ही निकलेंगे, मतलब वो सेम निकलेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा कोई और नया नहीं बनेगा, ठीक है। बताएंगे ये किस तरीके से है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ इसके प्रूफ की। प्रूफ इसका जो हम लेकर चलेंगे, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म को पढ़ा है, ठीक है, उससे मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 2du/d थीटा से मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास ये बनेगी 2du/d थीटा d²u/d थीटा स्क्वायर प्लस 2u/du/d थीटा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा f/h² u² 2du/d थीटा, ठीक है। अगर इंटीग्रेटिंग करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कुछ ये ऐसी दिखेगी, ये वाली du/d थीटा होल स्क्वायर प्लस u² विच इज़ इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट h² इधर ले आते हैं, इसको रिजल्ट बनाएंगे इसका ही किसी वजह से, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2f/u² du, इंटीग्रेट किया था मैंने प्लस में c प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप जानते हो
इसकी वैल्यू मैंने अभी डिराइव करवाई थी, वो क्या थी, विच इज़ 1/p²। ठीक है, तो इसको लिखें p², तो ये बन जाएगा h²/p², और वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2f/u² du प्लस में c। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि जो 1/u है वो r के इक्वल होता है, तो -1/u² du विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, और ये h/p, ठीक है, ये मैंने बताया था पिछली एक्सरसाइज में, h/p जो है वो v होता था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, v²। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी dr। ठीक है, पूरी वैल्यू dr हो जाएगी। उसके बाद क्या रिज़ल्ट बनेगा, f dr प्लस में c। ठीक है, हाँ जी, अगर इतना समझ आया हो तो आगे बात करें। बात ये आ जाती है कि जो f है वो एक सेंट्रल एक्सेलरेशन थी और वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन था डिस्टेंस r के लिए। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी मिलेगी वो भी क्या होगी, सेम होगी एट सेम डिस्टेंसेस। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन होगी, मतलब वो उसके मोशन पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इस रिज़ल्ट से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 पॉइंट अब लेट करूं, मैंने किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट पे 3 पॉइंट लेट कर लिए, किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट पे जहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, 3 पॉइंट मैंने लेट किए, ए, बी और सी। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने लेट कर दिए, और किसी ओ जो था वो क्या था, सेंटर ऑफ द फोर्स था। ठीक है, इन पॉइंट्स को इससे मीट किया मैंने। अब इससे कंक्लूड क्या निकलता है वो मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप ये जानते हो कि जो v है, वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो मैं मान लेता हूँ पॉइंट b पे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि वेलोसिटी जो है ओनली किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, नॉट ऑन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसके अंदर कि एक पार्टिकल अगर B से C की तरफ मूव करे और एक पार्टिकल अगर इधर की तरफ मूव करे, रिवर्स साइड। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है, जो पाथ ट्रेस किया जाएगा इक्वल टाइम में, तो वो इक्वल पोर्शन में मूव होगा। ठीक है, अगर सपोज करें किसी भी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ P' पे पहुँच जाए और यहाँ पार्टिकल किसी भी टाइम t पे P पे पहुँच गया, तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, हाँ जी, तो द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा एट एनी टाइम t ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आर इक्वल टू द सेम क्वांटिटीज एट द सेम टाइम फॉर द सेकेंड पार्टिकल। मीनिंग क्या हुआ, OP एंड OP डैश एंड द एंगल BOP एंड BOP डैश आर सेम। ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि B पॉइंट से जब पार्टिकल C पे पहुँचेगा जितने टाइम पे, उतने ही डिस्टेंस पे अगर वो A पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है, तो उससे हम ये कंक्लूड निकालेंगे कि OA भी OC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वो जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो सेम रहेगी एट द सेम डिस्टेंसेस। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर जितने टाइम पे वो किसी पॉइंट पे जाएगा उतने ही डिस्टेंस पे वो नीचे पॉइंट पे भी अगर जाता है, तो वो दोनों पॉइंट हम मेज़र करके ये कह सकते हैं कि वो O से मेज़र किया गया डिस्टेंस A का और O से डिस्टेंस जो मेज़र किया गया C का, वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम। ठीक है,
तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये दो अपसीडल डिस्टेंसेस हमने लिए ओ ए और ओ सी, दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो ओ ए और ओ सी है, दो अलग अलग अपसीडल डिस्टेंस नहीं है, वो क्या है, एक ही है। इसी तरीके से अगर सपोज करो पार्टिकल आगे मूव करे, पार्टिकल आगे मूव करते हुए किसी डी पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है ओ बी का ओ डी के फिर इक्वल रहेगा इसी सेम वे में। ठीक है, सिमिलर वे में। तो इसका मतलब आगे पार्टिकल गया फिर ई पे, तो वो ओ सी के सेम रहेगा, आगे गया एफ पे, तो वो ओ डी के इक्वल रहेगा। मीनिंग क्या हुआ कि एक अपसीडल डिस्टेंस हमें ये मिलता जा रहा है, एक अपसीडल डिस्टेंस ये मिलता जा रहा है। ठीक है, तो अपसीडल डिस्टेंस कितने मिल रहे हैं, दो तरह के अपसीडल डिस्टेंसेस मिल रहे हैं, एक तो इस टाइप के और एक इस टाइप के। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जितने भी बाकी अपसीडल डिस्टेंस होंगे या तो वो इनमें से एक होगा या फिर इसमें से एक होगा। तो इस कंक्लूड ये निकलता है कि देयर कैन बी ओनली 2 अपसीडल डिस्टेंसेस। ठीक है, और जो ये पोर्शन डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी बात ये क्या है, सिमेट्रिकल है और इक्वल पोर्शन है। क्यों? क्योंकि जो ये पोर्शन आप देख पा रहे हो एट इक्वल टाइम सेम मेजर किया जा रहा है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो दे हैव डिवाइड इक्वल एंड सिमेट्रिकल पोर्शन। ठीक है, तो थ्योरम में यही 2-3 बातें प्रूव करनी थी। एक तो ये प्रूव करना था कि हर एक एप्स लाइन का मतलब जो ये ओ से सी, ओ से बी, ओ से ए, ये जो मेज़र किए जा रहे हैं ये इक्वल एंड सिमेट्रिकल पोर्शन होंगे एंड देयर कैन बी ओनली 2 अपसीडल डिस्टेंस, जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये थ्योरम थी। इसके बाद एक थ्योरम और आएगी। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो ये था टू प्रूव एनालिटिकली that when the central acceleration varies as some integral power of the distance, there are at most 2 apsidal distances। मीनिंग ये है एनालिटिकली हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो सेंट्रल एक्सेलरेशन अगर सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस के वेरी हो, तो हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 अपसीडल डिस्टेंस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कि मतलब जो एफ है, क्या कहना चाह रहा है वो, अपसीडल डिस्टेंस की इंटीग्रल के वेरियस हो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो ये आ जाएगा, लैम्बडा में कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो आप जानते हो कि एफ क्या होता है, सॉरी आर क्या होता है, 1/u। ठीक है, तो हम इसको किसके अंदर यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ये बताई हुई है मैंने। ठीक है, पोलर फॉर्म की क्या थी वो, d² अपॉन d θ² प्लस u इज इक्वल टू f अपॉन h²u²। ठीक है, h² इधर ले आए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, h² d² अपॉन dθ² प्लस u विच इज़ इक्वल टू f की वैल्यू क्या है, लैम्बडा अपॉन u रेज टू द पावर n इंटू में u²। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, h²। एक काम कर रहा हूँ 2du/dθ से मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो 2du/dθ d² अपॉन dθ² प्लस 2u du/dθ लैम्बडा u रेज टू द पावर कंबाइन करके मैं ऊपर ले गया 2du/dθ। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट करें बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, h², ये क्या हो जाएगा, du/dθ होल स्क्वायर प्लस u² विच इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2 लैम्बडा u रेज टू द पावर -n+1 डिवाइड बाय -n+1 प्लस सम कांस्टेंट।
ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, तो वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। और जैसा कि हम एट एन एप्स की बात कर रहे हैं, तो एट एन एप्स हम ये बात जानते हैं कि डी यू बाई डी थीटा ऑलवेज ज़ीरो होता है, पिछले टॉपिक में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा ज़ीरो, वैल्यू क्या रह जाएगी एच स्केयर यू स्केयर विच इज़ इक्वल टू -2 लैम्बडा यू रेज टू द पावर -n+1 अपॉन n+1 प्लस में c। ठीक है, इस यू स्केयर को एक काम करते हैं, इधर की साइड ले आते हैं, तो एच स्केयर रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी वो चेक कर लेते हैं। एच स्केयर किसके इक्वल आएगा, एच स्केयर इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2 लैम्बडा n+1 यू रेज टू द पावर -n+3, यू स्केयर डिवाइड गया तो वो ऊपर मैंने पावर को कंबाइन कर दिया, c अपॉन यू स्केयर। ठीक है, हाँ जी, जैसा कि u जानते हैं हम क्या होता है 1/r के इक्वल, तो एच स्केयर किसके इक्वल हो गया -2 लैम्बडा अपॉन n+1 r रेज टू द पावर n+3 c r स्केयर। ठीक है, तो इसको और कैसे लिखें, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई रिवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो थोड़ा सोल्व और कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या रह जाएगी n+1 एच स्केयर अपॉन 2 लैम्बडा, ठीक है, -r रेज टू द पावर n+3 c n+1 अपॉन 2 लैम्बडा r स्केयर। ठीक है, अगर इसको ढंग से लिखें तो कुछ ऐसा लिखेंगे, इसको इधर ले आएँ, क्या बनेगा r रेज टू द पावर n+3 माइनस c1 n+1 अपॉन 2 लैम्बडा r स्केयर प्लस n+1 h स्केयर अपॉन 2 लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बनी जिसकी डिग्री n+3 है, इसके अंदर अगर चेंज इन साइन देखें तो आप देखोगे एक चेंज इन साइन तो ये है, दूसरा चेंज इन साइन ये। ठीक है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन में हम ये पढ़ते थे कि जितने चेंज इन साइन होंगे उतने ही एट मोस्ट पॉजिटिव रूट्स उसके एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें सिर्फ इनके पॉजिटिव रूट्स चाहिए, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो अगर इस इक्वेशन में हम चेक करें तो एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके मैक्सिमम 2 डिस्टेंसेस एग्जिस्ट करेंगे। तो वो जो 2 डिस्टेंसेस होंगे वो 2 डिस्टेंसेस को हम क्या कहेंगे, एप्सिडल डिस्टेंसेस। ठीक है, सो देयर आर एट मोस्ट 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये टॉपिक थे। एक टॉपिक और रह गया है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का, उनको मैं एग्जांपल के साथ ही करवाऊँगा। ठीक है, तो आज ही इतना ही करेंगे। तो इनमें से कुछ भी दिक्कत आए तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।